वजूद क्या छिपा रही थी। शहला अम्मी को जरा सा भी नाराज नहीं करना चाहती थी, इसलिए जल्दी से नाश्ता किया। बीच बीच में वो चोर निगाहों से अम्मी के चेहरे की तरफ देखती रही, फिर उसने नजरें इधर उधर घुमाकर अपनी खुशी बांटने के लिए अब्बू को तलाशा। शहला, अरे ओ शहला, सुन रही है न तू? जा, जल्दी से तैयार होकर अपने कॉलेज जा। आंगन में पोंछा लगाती अम्मी ने कहा तो रसोई घर में चाय बनाती शहला को एक बारगी अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। हैरान सी शहला ने नजर उठाकर इधर उधर देखा। अम्मी उससे ही यह सब कह रही थीं। शहला इतना ही कह पाए, अम्मी, वो चाय मैं देख लूंगी, तू कॉलेज जा। फिर क्या था, शहला को मानों पर लग गए थे। अगले 10 मिनट में वो तैयार होकर किताबें संभाल अपनी साइकिल साफ करके चलने को हुई तो अम्मी ने आवाज लगाए, रोटी सेक दी है तेरे लिए, झटपट चाय के साथ खा ले, नहीं तो भूखी रहेगी दिन भर। अम्मी में आए इस अचानक बदलाव से हैरान शहला बोल उठी, अरे अम्मी, रहने दो न, मैं आकर खा लूंगी, कॉलेज को देर हो जाएगी। हालांकि शहला का पेट अम्मी द्वारा दी गई खुशी से लबालब था, फिर भी अच्छा खा लेती हूँ कहकर उसने बात को खत्म किया। शहला अम्मी को जरा सा भी नाराज नहीं करना चाहती थी, इसलिए जल्दी से नाश्ता किया। बीच बीच में वो चोर निगाहों से अम्मी के चेहरे की तरफ देखती रही, फिर उसने नजरें इधर उधर घुमाकर अपनी खुशी बांटने के लिए अब्बू को तलाशा, इस उम्मीद में कि शायद वे खेत से लौट आए हों, पर भीतर से वो जानती थी कि उनके लौटने में अभी देरी है। सो नफीसा के सिर पर हाथ फेरकर जावेद को स्कूल के लिए तैयार होने की कहकर मन ही मन अब्बू को सलाम करके शहला ने अपनी साइकिल आंगन से बाहर निकाल ली। बैग करिया में लगाने के बाद वो ज्यों ही साइकिल पर सवार हुई तो लगा मानो आज उसकी साइकिल को पर लग गए। चाय की इक्का दुक्का दुकानों को छोड़कर शहर के बाजार अभी बंद ही थे। तेजी से रास्ता पार कर शहला अपने कॉलेज जा पहुंची। चौकीदार राजबीर काका के बच्चे स्कूल जाने को तैयार खड़े थे। उन्होंने उसे नमस्ते किया और उसने राजबीर काका को स्टैंड पर साइकिल खड़ी करके वो तकरीबन दौड़ती हुई पीछे मैदान में उसके पास जा पहुंची। एक पल ठिठक कर उसे देखा और लिपट गई उससे। अब तक ओस की ठिठुरन से सिकुड़ा सा खड़ा वो अचानक उसकी देह की छुअन, लिपटी बाहों की गर्मी पाकर खुशी में झरने लगा था और उसको सिर से पैर तक भर दिया नारंगी डंडी वाले दूध या फूलों से। शहला कहने लगी, बस बाबा, बस, अब बंद करो ये शबनम भीगे फूलों को बरसाना और जल्दी से मेरी बात सुनो। वो उतावली हो रही थी। शहला के गांव का स्कूल 12वीं जमात तक ही था। उसकी जिगरी सहेलियों विद्या और मीनाक्षी को उनकी जिद पर उनके माता पिता शहर के कॉलेज में भेजने को राजी हो गए, लेकिन शहला के लाख कहने पर भी उसे आगे पढ़ने की इजाजत नहीं मिली। इस बात से शहला बहुत दुखी थी। उसकी अम्मी की जिद के आगे किसी की न चली और उसे अपनी पक्की सहेलियों से बिछुड़ जाना पड़ा। यहाँ कुछ लड़कियों से उसकी दोस्ती हो गई थी, पर विद्या और मीनाक्षी से जो दिल का रिश्ता था वो किसी से न बन पाया। इसलिए वो खाली समय में अपने दिल की बात कहने बांटने के लिए कॉलेज के बड़े से बगीचे के इस हरसिंगार के पेड़ के पास चली आती। यह हरसिंगार भी तो रोज फूल बरसा कर उसका स्वागत करता, सब्र के साथ उसकी बात सुनता, उसे मुस्कुराने की प्रेरणा देकर उसको हौसला देता। पर आज की बात ही कुछ और है, इसलिए शहला हरसिंगार के तने से पीठ टिकाकर बैठी और कहने लगी, आज अम्मी ने मुझे खुद कॉलेज आने के लिए कहा। उन्होंने मन लगाकर पढ़ने को कहा, अव्वल रहने को कहा और आगे ऊंची पढ़ाई करने को भी कहा। मालूम है उन अम्मी ने, उन्होंने, हरसिंगार तू जानता है न मेरी पुराने ख्यालात वाली अम्मी को। इसी तंग ख्याली के मारे उन्होंने मुझे 12वीं के आगे पढ़ाने से मना कर दिया था। उन पर तो बस मेरे निकाह का भूत सवार था। दिन रात, सुबह शाम वे अब्बू को मेरे निकाह के लिए परेशान करती रहती।
इसी तरह अब्बू से दिन रात कह सुनकर उन्होंने कुछ दूर के एक गांव में मेरा रिश्ता तय करवा दिया था। लड़के वालों को तो और भी ज्यादा जल्दी थी, सो निकाह की तारीख ही तय कर दी। अच्छा, क्या कह रहा है तू कि मैंने विरोध क्यों नहीं किया? अरे किया, अब्बू ने मेरी छोटी उम्र और पढ़ाई की अहमियत का वास्ता दिया, पर अम्मी ने किसी की न सुनी। असल में मेरी छोटी बहन नफीसा बहुत ही खूबसूरत है, पर कुदरत ने उसके साथ बहुत नाइंसाफी की। उसकी आंखों का नूर छीन लिया। 3-4 साल पहले सीढ़ी से गिरकर उसके सिर पर चोट लग गई थी। इसी चोट की वजह से उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। उससे छोटा मेरा भाई जावेद, इसलिए अब तू ही कह, जब अम्मी की जिद के आगे अब्बू की नहीं चली, तो मेरी मर्जी क्या चलती? हरसिंगार, तब तक तुमसे भी तो मुलाकात नहीं हुई थी। यकीन मानो, बहुत अकेली पड़ गई थी मैं, इसलिए बेचारगी के उस आलम में मैं भी निकाह के लिए राजी हो गई। पर तू जानता है हरसिंगार, मेरा निकाह भी एक बड़े ड्रामे या कहूँ कि किसी हादसे से कम नहीं था। हरसिंगार की तरफ देखकर शहला मुस्कुराते हुए आगे कहने लगी, हुआ यूं कि तय किए गए दिन बारात आई। बारात को मस्जिद के नजदीक के जनवासे में ठहराया गया था और वहीं सब रस्में होती रहीं। फिर काजी साहब ने निकाह भी पढ़वा दिया। सब कुछ शांत ढंग से हो रहा था कि अम्मी की मुरादनगर वाली बहन यानी मेरी नसीम खाला रास्ते में जाम लगा होने की वजह से निकाह पढ़े जाने के थोड़ी देर बाद घर पहुंची। बड़ी दबंग औरत हैं वे। जल्दबाजी में तय किए गए निकाह की वजह से वे अम्मी से नाराज थीं। कहते हुए शहला ने हरसिंगार के तने पर अपनी पीठ को फिर से टिका लिया और आगे बोली, इसलिए बिना ज्यादा किसी से बात किए वे दूल्हे को देखने मिलने की मनसा से जनवासे में चली गईं। उस वक्त बाराती खाने पीने में मसरूफ थे, उन्हें खाला की मौजूदगी का एहसास न हो पाया। वे जनवासे से लौटी और अचानक अम्मी पर बरस पड़ी, आपा, शहला का दूल्हा तो लंगड़ा है, तुम्हें ऐसी भी क्या जल्दी पड़ रही थी कि अपनी शहला के लिए तुमने टूटा फूटा लड़का ढूंढा? यह जानकर अम्मी, अब्बू और बाकी रिश्तेदार सब सकते में आ गए। मामले की तुरंत जांच पड़ताल से पता चला कि दूल्हा बदल दिया गया था। लड़के वालों ने अब्बू के भोलेपन का फायदा उठाकर चालाकी से असली दूल्हे की जगह उसके बड़े भाई से मेरा निकाहनामा पढ़वा दिया था। बात खुलते ही बिचौलिया और कुछ बाराती दूल्हे को लेकर मौके से फरार हो गए। हमारे खानदान व गांव के लोग इस धोखाधड़ी के चलते बहुत गुस्से में थे। सो गांव की पंचायत व दूसरे लोगों के साथ मिलकर उन्होंने बाकी बारातियों को जनवासे के कमरे में बंद कर दिया। अब मरता क्या न करता वाली बात होने पर दूल्हे के गांव की पंचायत और कुछ लोग बंधक बारातियों को छुड़ाने पहुंच गए। दोनों गांवों की पंचायतों और बुजुर्गों ने आपस में बात की। लड़के वाले किसी भी तरह से निकाह को परवान चढ़ाए रखना चाहते थे। वे कहने लगे, विकलांग का निकाह कराना कोई जुर्म तो नहीं, जो तुम इतना होला कर रहे हो। वैसे भी अब तो निकाह हो चुका है, बेहतर यही है कि तुम लड़की की रुखसती कर दो। तुम लड़की वाले हो और लड़कियां तो सीने का पत्थर हुआ करती हैं। अब तुमने तो लड़की का निकाह पढ़वा दिया है, न छोटे भाई से नहीं तो बड़े से सही। क्या फर्क पड़ता है? तुम समझो कि तुम्हारे सिर से तो लड़की का बोझ उतर ही गया। सच कहूँ, उस समय मुझे एहसास हुआ कि हम लड़कियां कितनी कमजोर होती हैं, हमारा कोई वजूद ही नहीं है। तभी अब्बू की भर्राई सी आवाज मेरे कानों में पड़ी, मेरी बेटी कोई अल्लाह मियाँ की गाय नहीं, जो किसी भी खूंटे से बांध दी जाए, और न ही वह मेरे ऊपर बोझ है। वो मेरी औलाद है, मेरा खून है, उसका सुख मेरी जिम्मेदारी है, न कि बोझ। अगर वो लड़की है तो उसे ऐसे ही कैसे मैं किसी के भी हवाले कर दूं। और कुछ देर बाद हौसला करके उन्होंने पंचायत से तलाकनामा के लिए दरख्वास्त करते हुए कहा, जनाब, यह ठीक है कि विकलांग होना या उसका निकाह कराना कोई जुर्म नहीं, पर दूसरों को अंधेरे में रखकर या दूल्हा बदल कर ऐसा करना तो दगाबाजी हुई न। मैं
दगाबाजी का शिकार होकर अपनी पढ़ी लिखी, सलीकेदार, जहीन लड़की को इस जाहिल, बेरोजगार और विकलांग के हाथ सौंप दूं? क्या यही पंचायत का इंसाफ है? यकीन मानो, मुझे उस दिन पता चला कि मैं कोई बोझ नहीं, बल्कि जीती जागती इंसान हूँ। उस दिन मेरी नज़र में अब्बू की इज्जत कई गुना बढ़ गई थी, क्योंकि उन्होंने मेरी खातिर पूरे समाज, पंचायत से खिलाफत करने की ठान ली थी। लेकिन पुरानी रस्मों को एक झटके से तोड़कर मनचाहा बदलाव ले आना, चाहे वो समाज के भले के लिए ही क्यों न हो, इतना आसान तो नहीं। चारों तरफ खुसुर-फुसुर शुरू हो गई थी। दोनों गांवों के लोग और पंचायत अभी भी सुलह करके निकाह बरकरार रखने की सिफारिश कर रहे थे। अब्बू उस समय बेहद अकेले पड़ गए थे। उस बेबसी के आलम में हथियार डालते हुए उन्होंने गुजारिश की, ठीक है जनाब, पंच परमेश्वर होते हैं। मैंने अपनी बात आपके आगे रखी, फिर भी अगर मेरी बच्ची की खुशियां लूटकर और उसे हलाल करने का गुनाह मुझसे कराकर शरीयत की आन और आप लोगों की आबरू बचती है, तो मैं निकाह को बरकरार रखते हुए अपनी बच्ची की रुखसती कर दूंगा। लेकिन मेरी भी एक शर्त है। बात यह है कि शहला की छोटी बहन नफीसा बहुत ही खूबसूरत है और जहीन भी, लेकिन एक हादसे में उसकी नज़र जाती रही। बस यही एक कमी है उसमें। आपके कहे मुताबिक जब बेटियों को हम बोझ ही समझते हैं और आप सब मेरे खैरख्वाह एक बोझ को उतारने में मेरी इतनी मदद कर रहे हैं, मुझे तो अपने दूसरे बोझ से भी नजात पानी है और फिर किसी शारीरिक कमी वाले शख्स का निकाह कराना कोई गुनाह भी नहीं। तो क्यों न आप नफीसा का निकाह इस लड़के के छोटे भाई यानी जिसे हमने अपनी शहला के लिए पसंद किया था, उससे करा दें। हिसाब किताब बराबर हो जाएगा और दोनों बहनें एक साथ एक दूसरे के सहारे अपनी जिंदगी भी गुजार लेंगी। बस फिर क्या था। हमारे गांव की पंचायत व बाकी लोग एक आवाज में अब्बू की बात की हामी भरने लगे, पर दूल्हे वालों को जैसे सांप सूंघ गया। हाँ, उसके बाद जो कुछ भी हुआ मेरे लिए बेमानी था। मैं उस दिन जान पाई कि मेरा भी कोई वजूद है और मैं भेड़ बकरी की तरह कटकर समाज की थाली में परोसे जाने वाली चीज नहीं हूँ। मेरे अब्बू अपनी बेटी के हक के लिए इस कदर लड़ाई लड़ सकते हैं, मैं सोच भी नहीं सकती थी। फिर तो दूल्हे वालों ने मुझे तलाक देने में ही अपनी भलाई समझी। मैं तो वैसे भी इस निकाह के हक में नहीं थी, बल्कि आगे पढ़ना चाहती थी। हाँ, उसके बाद कुछ दिन तक घर में चुप्पी का माहौल रहा। फिर परेशानी के आलम में अम्मी अब्बू से कहने लगी, जावेद के अब्बू, तुम ही कहो कि अब इस लड़की का क्या होगा? क्या यह बोझ सारी उम्र यूं ही हमारे गले में बंधा रहेगा? हर सिंगार, तू जानना चाहता है कि अब्बू ने अम्मी से क्या कहा? अब्बू बोले, नुसरत, बेटियां बोझ नहीं हुआ करती, वे तो घर की रौनक होती हैं। बोझ होती तो कोई हमारे घर के बोझ को यूं मांग करके अपने घर ले जाता। बेटियां तो एक छोड़ 2-2 घर आबाद करती हैं। अब मत कोसना इन्हें। कल मैं शहर के अस्पताल में नफीसा की आंखों के ऑपरेशन के लिए बात करने गया था। वहां आधे से ज्यादा तो लेडी डॉक्टर थीं और वे भी 25-26 साल की लड़कियां। उनमें से 2 तो मुस्लिम हैं, डॉक्टर ज़ैबा और डॉक्टर शबाना। क्या वे किसी की लड़कियां नहीं हैं? हाँ, डॉक्टर ने उम्मीद दिलाई है कि हमारी नफीसा फिर से देख सकेगी। और हाँ, तू इनके निकाह की चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अरे हाँ नुसरत, तब तक क्यों न शहला को आगे पढ़ने दें? कोई हुनर हाथ में होगा तो समाज बिरादरी में सिर उठाकर जी सकेगी हमारी शहला। अब जमाना बदल चुका है। तू भी लड़कियों के लिए अपनी तंगख्याली छोड़ उनके बारे में कुछ बढ़िया सोच। और हर सिंगार, अब्बू ने जमाने की ऊंच नीच समझाकर मेरी भलाई का वास्ता देकर अम्मी को मना तो लिया, पर मुझे बड़े शहर भेजकर पढ़ाने को वे बिल्कुल राजी नहीं हुई। इसलिए अब्बू ने उनकी रजामंदी से यहाँ कस्बे के इस ITI में कटिंग टेलरिंग और ड्रेस डिजाइनिंग कोर्स में मेरा दाखिला भी करा दिया। अब मैं हर रोज साइकिल से यहाँ पढ़ने आने लगी।
यहाँ नए लोग, नया माहौल, नया इल्म तो मिला ही, उसके साथ साथ हरदम व हर मौसम में खिलखिलाने वाले एक प्यारे दोस्त के रूप में तुम भी मिल गए और मेरी जिंदगी के माने ही बदल गए। पर अम्मी अभी भी अंदर से घबराई हुई और परेशान रहती हैं। जब तब मुझे कोसती रहती हैं, ताने मारती हैं और छोटे बड़े काम के लिए मुझे छुट्टी करने पर मजबूर करती हैं। इसी बीच पिछले हफ्ते शहर के एक बड़े अस्पताल में अब्बू ने नफीसा की आंखों का ऑपरेशन करा दिया। उस दिन अम्मी भी हमारे साथ अस्पताल गई थी और ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ी थी। तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और डॉक्टर शबाना ने मुस्कुराते हुए कहा, आंटी जी, मुबारक हो। ऑपरेशन बहुत मुश्किल था, इसलिए ज्यादा समय लग गया, पर पूरी तरह से कामयाब रहा। जानता है हरसिंगार, अम्मी हैरत में पड़ी उन्हें बहुत देर तक देखती रहीं, फिर उनसे पूछने लगी, बेटी, यह ऑपरेशन तुमने किया है क्या? वे बोली, जी हाँ। अम्मी ने कहा, कुछ नहीं बेटी, मैं तो बस। उसके बाद अम्मी जितना वक्त अस्पताल में रहीं, वहाँ की लेडी डॉक्टरों और नर्सों को एकटक काम करते देखती रहती थीं। उस दिन से अम्मी काफी चुपचाप सी रहने लगी थीं। कल नफीसा के घर लौटने के बाद अब्बू से कहने लगी, शहला के अब्बू, सुनो। अब्बू ने अम्मी से पूछ ही लिया, नुसरत, आज कुछ खास हो गया क्या, जो तुम मुझे जावेद के अब्बू की जगह शहला के अब्बू कहकर बुलाने लगी? अम्मी ने कहा, अरे, तुम ही तो कहते हो कि लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं होता, और फिर तुम शहला के बाप न हो क्या? वे आगे कहने लगी, मैं तो यह कह रही थी कि नफीसा की आंख ठीक हो जाए तो उसे भी दोबारा स्कूल पढ़ने भेज देंगे। पढ़ लिख कर वो भी डॉक्टर बन जाए तो कैसा रहेगा? यह सुनकर अब्बू ने कहा, अब तुम कह रही हो तो ठीक ही रहेगा। इतना कहकर अब्बू मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगे थे और आज सुबह अम्मी ने मेरे कॉलेज जाने पर मुहर लगा दी। खुशी में सराबोर शहला खड़ी होकर फिर से लिपट गई अपने दोस्त से और आसमान की तरफ देखकर कहने लगी, देखो न हरसिंगार, आज की सुबह कितनी खुशनुमा है, बेदाग, एकदम सफेद, है न? आज तुझसे सब कहकर मैं हल्की हो गई हूँ। निकाह के वाक़ये को तो मैं एक बुरा सपना समझकर भूल चुकी हूँ। याद है तो मुझे अपनी पहचान, जिससे रूबरू होने के बाद अब जिंदगी मुझे बोझ नहीं, बल्कि एक सुरीला गीत लगती है। कहते कहते शहला की आंखों में जुगनू झिलमिलाने लगे।